Hello student, in the second part of the chapter 5th of history, the 1857 revolt. In this video, we discuss about the spread of rebellion, effect and failure of causes of the failure of revolt. There are the spread of rebellion. यानी पहले वीडियो में हम लोगों ने उसके कॉजेस को देखा, उसके माने कारण को देखा. अब हम लोग देखते हैं रिवोल्ट कहाँ कहाँ होता है. देयर आर द मेन सेंटर ऑफ रिबेलियन वेयर झांसी, कानपुर, आरा एंड अवध. यानी जो रिवोल्ट का मेन जो सेंटर था, स्पेशली आप देखेंगे तो नॉर्दर्न इंडिया था, यानी झांसी, कानपुर, आरा एंड अवध. यानी मॉडर्न यदि एमपी हम लोग देख सकते हैं, यूपी और बिहार और दिल्ली, यही आसपास के जो एरियाज था, ये रिवोल्ट का मेन सेंटर था. तो पहले हम लोग देखेंगे झांसी. झांसी रानी लक्ष्मीबाई. स्टूडेंट आप लोग इनका नाम तो सुने ही होंगे. द रानी लक्ष्मीबाई इज considered to be the greatest leader of the rebellion. After the death of her husband, she became the regent of her 5 years old adopted son. However, the British refused to recognize the right of her adopted son to the throne. यानी देखते हैं जब उनके हस्बैंड मर जाते हैं तो 5 साल के जो छोटे बच्चे को वो सक्सेसर डिक्लेयर करते हैं, पर अंग्रेज उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जिससे कि रानी लक्ष्मीबाई वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो जाती है. सी वाज हेल्प बाय द तात्या तोपे, और तात्या तोपे जो होते हैं उनको हेल्प करते हैं. सी फाउट द गैलेंटली बट झांसी बाई कैप्चर बाय ब्रिटिश एंड सी डाइड विल फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड. और बट एट लास्ट फाइनली वो हार जाती है और झांसी ब्रिटिश के कब्जे में आ जाते हैं. नेक्स्ट कानपुर. द अपराइजिंग बाई लेड बाई नाना साहेब. कानपुर जो होता है वो नाना साहेब उनको वहाँ लीड करते हैं. दे एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड एंड ही वाज सक्सेसफुल एक्सप्लेनिंग द ब्रिटिश एंड कैरिड ऑन द फाइट विद ब्रिटिश. वाज असिस्टेड बाई हिज ट्रस्ट जनरल तात्या तोपे एंड अदर ऑफिशियल अजीमुल्ला खां. कानपुर में नाना साहब बहुत ही सक्सेसफुली ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते हैं. वहाँ वो हेल्प करते हैं तात्या तोपे एंड अजीमुल्ला खां थ्रू. They fought bravely. Kanpur was captured by the British and Nana Sahib refused to surrender and escaped successfully to नेपाल. और देखेंगे नाना साहब एक तरह से हार जाते हैं और ब्रिटिश कानपुर के अगेंस्ट आ जाता है. कानपुर के पास कानपुर पर ब्रिटिश का कब्जा हो जाता है. नाना साहब एक तरह से वो सरेंडर ना करके नेपाल चले जाते हैं. नेक्स्ट इज द आरा. द रिविलियन वॉज द लीड बाई राजपूत जमींदार कुंवर सिंह. आरा एक बिहार का पार्ट होता है, मॉडर्न बिहार का, और वहाँ पर वहाँ के जो राजा या नरेश जो भी हैं वो कुंवर सिंह वहाँ पर लीड करते हैं. ही लीड द मूवमेंट इन द एज वेल सेंट्रल इंडिया. यानी एक तरह से देखेंगे तो वहाँ पर वो सेंट्रल इंडिया जो होता है एक तरह से वहाँ पर वो मूवमेंट को लीड करते हैं. बात सक्सेसफुली एट मेनी प्लेस इन बिहार बट द डाइट फाइट इन फर्स्ट बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन अप्रैल 1858. और वो सक्सेसफुली वहाँ पर लीड करते हैं. एक समय तो वो उस एरिया पर कंट्रोल भी कर लेते हैं, पर फाइनली वो हार जाते हैं. 1858 तक अप्रैल तक आते आते वो ब्रिटिश से हार जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है. बरेली. वक्त खां लीड टू रिबेलियन बरेली. ही कंटिन्यू फाइट टिल ही डेड. बरेली में वक्त खां जो है लीड करते हैं और एट लास्ट फाइनली वो ब्रिटिश से भी वो भी हार जाते हैं. एंड अवध. बेगम हजरत महल was the leading spirit behind the uprising in Awadh. She was the help the Amidullah Shah and the Maulvi from Faizabad. The Awadh force beside the regency at Lucknow, but after several battle Lucknow was recaptured by British March 1858 and the Begum escaped in नेपाल. यहाँ पर दे रहा है कि बेगम हजरत महल जो लखनऊ या हम लोग अवध की बात करते हैं तो वहाँ पर ये लीड करती हैं. वो वहाँ से कैप्चर वो उस पर कब्जा भी कर लेते लखनऊ पर, बट एट लास्ट फाइनली मार्च 1858 तक आते रहते जो है ब्रिटिश उसको अगेन कब्जा करते हैं और बेगम जो है स्केप्ट हो जाती है, नेपाल चली जाती है. इस तरीके से देखेंगे जो रिवोल्ट होता है वो नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली स्प्रेड होता है, जैसे कि झांसी को लीड करते हैं लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब, आरा में कुंवर सिंह, बरेली में बख्त खां, अवध में देखेंगे बेगम हजरत महल, एंड दिल्ली में हम देखेंगे तो बहादुर शाह सेकेंड. पर एट लास्ट फाइनली ब्रिटिश जो होते हैं धीरे धीरे करके 1 साल के अंदर ही पूरे रिवोल्ट को वो सरप्रेस कर देते हैं और अगेन वो सभी जगहों पर कब्जा कर लेते हैं. जैसे यहाँ दे भी रहा है जो डिफरेंट जो रूलर्स हैं वो धीरे धीरे करके वह तो पकड़े जाते हैं या तो मारे जाते हैं या तो ज़्यादातर ये भाग जाते हैं. पर देखेंगे यहाँ पर जो बहादुर शाह सेकेंड होते हैं उनको वो ब्रिटिश कैप्चर कर लेते हैं, बहादुर शाह जफर को, और एक तरह से कैप्चर करके उनको रंगून झेल यानी आज का जो मॉडर्न म्यांमार है, बर्मा जिसको कि नाम से हम लोग जानते हैं, उनको रंगून के जेल में भेज दिया जाता है और ये वहीं मर जाते हैं 1862 में.
इस मैप के थ्रू में स्टूडेंट हम लोग समझ सकते हैं कि जो एरिया दिया है स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया ही है, यानी पूरा बाकी जो रेस्ट इंडिया होता है वो एक तरह से अनटचेबल रहता है इस रिवोल्ट से, और यही मेन कॉजेज होता है रिवोल्ट के फेलियर होने का। देन स्टूडेंट हम लोगों ने ये जो रिवोल्ट के कॉजेज देखे हैं, फिर स्प्रेड देखे, बट फाइनली हम लोग ये देखते हैं रिवोल्ट क्या होता है, सरप्रेस हो जाता है ब्रिटिश के थ्रू, यानी ब्रिटिश उस रिवोल्ट को खत्म कर देते हैं और एक तरह से देखेंगे तो रिवोल्ट फेल हो जाता है। तो इसके क्या कॉजेज है, इसके कॉजेज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट में दे रहा था रिबेल लीडर्स वेयर फाइटिंग फ्रॉम द रिस्टोरेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लॉस्ट प्रिविलेज, देयर वाज ए लैक ऑफ द नेशनल कॉन्सेंसेंस। यानी देखेंगे तो जो लोकल्स जो रूलर्स थे, जो लीडर्स थे, वो अपने ही जो राज्य है उसको वो पाना चाहते थे, पर उनके आपस में एक नेशनल जो एक टारगेट हो सकता है, नेशनल जो एम या गोल हो सकता है कि देश को आजाद कराना, ये उनके टारगेट में नहीं था, उनके एम में नहीं था, जिससे कि भी वो अपने मिशन में फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं मूवमेंट डिड नॉट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एंड रिमेन द कॉन्फाइंड टू सम पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया ओनली। और हम लोगों ने मैप के थ्रू भी ये देखा कि रिवोल्ट क्या था, सिर्फ सेंट्रल एशिया या नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया तक ही ये था, पूरा बाकी जो वेस्ट इंडिया था ये एक तरह से अनटचेबल था, यानी उस रिवोल्ट वहाँ हुआ ही नहीं, और जिससे भी पूरा देश यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं हो पाया और रिवोल्ट फेल्ड हो गया। There was and the absence of the effective and the inspiring leader. Bahadur Shah Zafar was too old and the poor health also the lacked leadership quality. यानी जो लीडर थे, मेन लीडर थे, किसी भी रिवोल्ट के लीडर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर यहाँ पर जो लीडरशिप थी वो एक तरह से देखा जाए तो इफेक्टिव नहीं थी। जैसे बहादुर शाह जफर बहुत ही एक तरह से ओल्ड थे, उनका हेल्थ भी बहुत ही पुअर था, जिससे कि लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी की वजह से भी रिवोल्ट फेलियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं रिबल्स डिड नॉट द पोसेस गुड क्वालिटी वेपन्स एंड कंपेयर टू ब्रिटिश हु यूज्ड मॉडर्न वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर एक मेन कॉजेज ये भी था कि जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी जो रिवोल्ट कर रही थी, और जो नरेश या राजा जो रिवोल्ट कर रहे थे, उनके पास जो वेपन्स थे वो बहुत ही पुराने थे, और जो ब्रिटिश के पास वेपन्स थे, ब्रिटिश आर्मी के पास, वो मॉडर्न एंड न्यू थे, जिससे कि देखा जाए तो वो वार में जीत जाते हैं। और देखेंगे रिबल वे आर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड डिपेंड ऑन द लोकल पीपुल फॉर सपोर्ट। यहाँ पर देखेंगे जो रिवोल्ट होता है वो आम लोग यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर सिर्फ सैनिक और राजा ही लड़ते हैं, पर जो लोकल फार्मर्स होते हैं या अदर जो भी एजुकेटेड पर्सन होते हैं, यानी आम सोसाइटी होती है, वो सपोर्ट नहीं करती है। इसके पीछे और एक, इसके फेलियर का और एक कारण दे सकते हैं, सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर लॉयल अप टू द ब्रिटिश, फॉर एग्जांपल गोरखास ऑफ नेपाली, अदरवाइज द नवाब्स ऑफ भोपाल, निजाम ऑफ हैदराबाद दे सपोर्ट टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जो लोकल्स लोग भी थे, जैसे गोरखास हो सकते हैं, नवाब ऑफ भोपाल या निजाम ऑफ हैदराबाद, ये ब्रिटिश के सपोर्ट कर रहे थे। स्टूडेंट ये जो रिवोल्ट था 1857, ये फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट, ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है हमारे इंडियन हिस्ट्री का। ये रिवोल्ट जो स्टार्ट तो होता है सैनिकों के द्वारा, और वहाँ के आगे जाके जो राजा नरेश होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, लीड करते हैं, पर एटलास्ट फाइनली ये फेल हो जाता है। इसके फेलियर के कॉजेस को भी हम लोग ने देखा, पर इसके इफेक्ट को भी हमको भूलना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं इसके क्या इफेक्ट होते हैं इंडिया। स्टूडेंट यदि कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट की बात करें तो दे रहा है द इफेक्ट ऑफ रिबेलियन। फर्स्ट पॉइंट में द रूलर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड न्यू एक्ट 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन एंड द ब्रिटिश क्राउन टू ओवर द चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया पे रूल कर रही थी, उससे उसके पावर को खत्म करके ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी डायरेक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो इंडिया पर कब्जा करती है। वो नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश करती है एक नया लॉ के थ्रू। इस लॉ का नाम होता है न्यू एक्ट ऑफ 1858। यानी 1858 के लॉ के थ्रू जो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश के महारानी यानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं द गवर्नर वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय हु रिप्रेजेंटेड द क्राउन इन इंडिया। यानी जो गवर्नर यानी सबसे जो बड़ा पोस्ट होता है इंडिया में वो वाइसराय के नाम से जाना जाता है, और एक तरह से वो क्राउन वो रिप्रेजेंटेड होता है क्राउन इन इंडिया यानी महारानी के रिप्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर रिलेटिंग टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जैसे होते हैं वैसे ही एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है, जो कि वाइस राइस को हेल्प करते थे और डिफरेंट गवर्नर्स के जो मैटर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो मैटर होते थे उसको वो डिसीजन लेते थे। नेक्स्ट यदि हम लोग देखते हैं इफेक्ट कर, द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वाज given up and their Indian rulers were given the right to the adopt। यानी देखेंगे जो एनेक्सेशन पॉलिसी जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सब्सिडी एयरलाइंस, इसको खत्म कर दिया जाता है और राजा महाराजाओं को भी छूट दी जाती है, आज़ादी दी जाती है कि अपने हिसाब से वो रूल कर सकें, और साथ साथ उनको जो अडॉप्ट करने का, जो अपने सक्सेसर के अडॉप्ट करने का भी राइट दिया जाता है। नेक्स्ट कॉजेज, द क्वीन प्रॉमिस नॉट टू इंटरफियर इन द सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द इंडियन। साथ साथ एक प्रॉमिस किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि वो जो रिलीजियस एंड सोशल जो प्रैक्टिस है यानी धार्मिक जो रीति रिवाज है, सामाजिक रीति रिवाज है, उस पर वो इंटरफियर नहीं करेंगे, यानी गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी। नेक्स्ट, द आर्मी वॉज रिकॉग्नाइज टू प्रिवेंट फर्दर रिवेलियन। और आर्मी को फिर से उसको बनाया जाता है, रीऑर्गेनाइज किया जाता है। द नंबर्स ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वे आर इंक्रीज। जो यूरोपियन सोल्जर्स होते हैं उनके नंबर को बढ़ाया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बताया था कि 85% क्या थे, इंडियंस थे, और ये एक मेन रीजन था रिवोल्ट होने का। इसको इसीलिए मिलिट्री रिवोल्ट भी कहा जाता है 1857 को। इसलिए देखते हैं कि जो रिवोल्ट के बाद, इंड होने के बाद जो सोल्जर्स के नंबर है वो ब्रिटिश सोल्जर्स के नंबर को बढ़ाया जाता है। साथ साथ देखेंगे मोर सोल्जर्स वी रिक्वायर्ड फ्रॉम द अमंग द सिख्स, गोरखास एंड द पठान्स। और सिख, गोरखा एंड पठान जो कि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किए थे, उनके नंबर्स को भी बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, जमींदार एंड लैंडलॉर्ड वेयर गिवन देयर राइट्स बैक इन ऑर्डर टू विन देयर सपोर्ट एंड द लॉयल्टी। और जमींदार और लैंडलॉर्ड्स उनको एक तरह से नए राइट्स दिए जाते हैं, क्योंकि जमींदार और लैंडलॉर्ड जो थे वो ब्रिटिश को सपोर्ट किए थे। यानी स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो रिवोल्ट होता है वह 1857, ये फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस रिवोल्ट भी है, जिसके डिफरेंट कॉजेज होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कॉजेज एंड मिलिट्री कॉजेज एंड इमीडिएट कॉजेज। यार देखेंगे तो एट लास्ट फाइनली रिवोल्ट डिफरेंट पार्ट में ये स्प्रेड भी होता है, पर ये फाइनली ये ब्रिटिश के द्वारा कंट्रोल होता है। पर इसका इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इस रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर है ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाती है, और जो भी गवर्नमेंट जो रूल करती है वो क्राउन यानी ब्रिटिश महारानी के नाम से एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, न्यू गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है, और देखेंगे नई चेंजेस भी इंडिया में आते हैं। I hope so the student you all understood about the revolt, the incident, causes, effect and all over this chapter. Then next we discuss about the exercise portion. Then exercise portion, student, first the complete exercise means filling the blanks, true, false, multiple choice question in book and submit. Next we discuss about the short and very short question answer and long question answer. With this video also I gave some PDF of short and long question answer. Do write and complete and submit on time. Then thank you.